अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, दुबई यूएई से। जी नाजरीन, आज का जो मैं व्लॉग बना रहा हूं वो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस के मुतालिक बना रहा हूं। मैं यहाँ पे काफ़ी देर से हूँ दुबई में, यूएई में, बट फर्स्ट टाइम 1986 में आया था। तो अभी थोड़ा सा मुझे हेल्थ प्रॉब्लम हुई और अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स गॉड, ये मेरी लाइफ में मुझे इस टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम हुई दुबई में। और जो बंदा पर्सनल एक्सपीरियंस जिसका होता है वो व्यूवर 100% उसका पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है वो अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो ही असल चीज़ है, बजाय कि किसी का एक्सपीरियंस शेयर करे या किसी की सुनी सुनाई बातें। तो यहाँ पे मैं इन ग्रेट हुक्मरानों को इस वीडियो में शाबाश कह लें और दुआ कह लें और इनके लिए अच्छे अल्फाज के लिए सिफ्त करना कह लें, मैं ज़रूर कहूँगा। मुझे प्रॉब्लम हुई कोई 10-12 दिन पहले। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा राइट साइड पे, इस साइड पे कोई हल्की हल्की पेन रहना शुरू हुई। जो ऐसे मैंने जैसे सेल्फ मेडिकेशन तो नहीं कहूँगा, हमारे यहाँ पे काफ़ी फैमिली फ्रेंड है जो यहाँ फार्मासिस्ट, या और एक हमारा पड़ोसी है डॉक्टर। तो मैंने उनसे ऐसे जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल है, होती रहती छोटी मोटी, बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं। मैं कहा नहीं। अच्छा, थोड़ा सा 2 दिन बाद मुझे लगा कि मुझे कोई चलने में कोई कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो मैंने फिर दोबारा उससे रब्ता किया, फार्मासिस्ट से, बच्चा ही हमारा, और एक हमारा पड़ोसी जो डॉक्टर है। उन्होंने कहा जी इस एज में वीकनेस हो जाती है और आप न्यूरोबेन के इंजेक्शन लगवा लें, हफ्ते में 2-3 लगवा लें, ठीक हो जाएगा। तो मैंने 2-3 दिन वक्फे से 3 इंजेक्शन भी लिए, लेकिन वो जो मेरी वीकनेस थी वो कम नहीं हुई बल्कि थोड़ी सी बढ़ गई। तो वो मुझे चलना थोड़ा सा लगे मुश्किल। चलता तो मैं आखिरी दम तक हॉस्पिटल जाने तक रहा, लेकिन मुश्किल हो रहा था, फिर सहारा लेना पड़ा। फिर मैं यहाँ पे अजमान में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, थॉम्बे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, वहाँ कंसल्ट किया। उससे पहले हमारे पास है थॉम्बे क्लिनिक है बहुत अच्छी। उन्होंने सारे, क्योंकि अच्छा डॉक्टर जो है टेस्ट के बगैर तो कुछ नहीं देता, सुन के बिल्कुल नहीं देता। 2 दिन हमारे टेस्ट पे लग गए। ब्लड प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स गॉड परफेक्ट, यूरिन टेस्ट परफेक्ट, कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट, शुगर परफेक्ट, हर चीज़। उन्होंने फिर एक डॉक्टर ने कहा जी आप जो डिसबैलेंस हो रहा है, तो सम टाइम ऐसा होता है कि कान का कोई मसला हो, कोई पर्दे का मसला हो कान का, तो वो उससे भी ऐसे बंदा चलने में प्रॉब्लम होती या डिसबैलेंस होता। उनके कहने के ऊपर तो ENT से भी अपॉइंटमेंट ली, उनसे चेक करवाया। उन्होंने कहा जी नहीं, आपका ये भी कुछ नहीं है। तो वो उन्होंने कतरे ड्रॉप्स डालने के लिए दिए कि थोड़ा सा मेस है, वो ड्रॉप डालेंगे ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा। अब वहीं पे
उसके बाद अपॉइंटमेंट ली न्यूरोफिजिशियन से। तो उसको मैंने ये बताया जी मुझे मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उसने मुझे कहा जी खड़े हुए, मैं खड़ा हो गया, बैठ गया, टांग ऊपर करें, कर ली, बाजू ऊपर किए, कर ली। उसने मेरा बाजू कहा जी मैं आपको रोकता हूँ, ऐसे रोकता हूँ तो अब नीचे लेके जाए। मैंने वो नीचे भी ले गया। फिर मेरी टांग के ऊपर ने अच्छा खासा जोर लगा के कहा जी आप ऊपर उठाएं। मैंने वो भी उठा ली। तो उससे भी नहीं समझ आ रही। वो कहते जी मुझे नहीं समझ आ रही आपकी प्रॉब्लम की, तो आप न्यूरो सर्जन के पास जाएं। तो न्यूरो सर्जन वही यूनिवर्सिटी, थोम्बे यूनिवर्सिटी, वहाँ न्यूरो सर्जन गए, अपॉइंटमेंट ली। न्यूरो सर्जन ने वही सारे टेस्ट दोबारा लिए, आगे चलिए, पीछे चलिए, दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, नीचे बैठिए, उठिए। चलने में थोड़ी मूवमेंट प्रॉब्लम होती, लेकिन वैसे बिठा के जी बाजू पकड़ा, छुड़ाए, मैंने छुड़ा लिया। उसने कहा मेरा बाजू जोर से दबाएं, मैंने जोर से दबा लिया। उसका चेहरे से लगा कि वो ज्यादा दब गया। फिर उसने मुझे अपने उंगली का इशारा किया कि यहाँ से इधर लगाएं, ऐसे काफ़ी सारी एक्सरसाइज कराई। वो कहता जी आपका ये ब्रेन का कुछ नहीं है, आपका ये कुछ वही है कान का या कुछ है, तो ब्रेन का कुछ नहीं। उससे बड़ा एक सर्जन उसके पास गए। उसने फाइनली कहा जी वही सारे टेस्ट लेके, तो उसने कहा जी मुझे भी आपकी सिम्टम नहीं है, कोई अल्लाह ना करे पैरालाइज के या डिसेबल होने के सिम्टम नहीं है, आपकी ग्रिप ठीक है, चलना ठीक है, देखना ठीक है, मुड़ना ठीक है, गर्दन मोड़ना ठीक है, आंख बंद करने के बाद चक्कर नहीं आते, ये ठीक है। तो मुझे भी नहीं समझ आ रही, तो आप MRI करवा लें। तो हमने दूसरे दिन का, ये 3 दिन की कहानी मैंने सुना दी। उसके अगले दिन की हमने अपॉइंटमेंट ली शाम को 8 बजे, वही थोम्बे यूनिवर्सिटी। तो 8:30 बजे MRI शुरू हुआ। ऑलमोस्ट कोई घंटे के करीब लग जाता है। तो वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद कोई 15-20 मिनट का CT स्कैन हुआ। वहाँ से हमने कोई आई थिंक 9 बजे निकले होंगे, 9 सवा 9 बजे, और उन्होंने CD हमें दे दी MRI की। वहाँ से हम जनाब दुबई में राशिद हॉस्पिटल आ गए। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि 10 सवा 10 बजे पहुँचे होंगे। और वहाँ उन्होंने टेस्ट चूँकि हमारे साथ पास थे, सिर्फ वो रिपोर्ट्स देखी और ब्लड प्रेशर चेक किया, पल्स चेक की। तो उन्होंने वो जो थी CD MRI की, वो सर्जन ने देख के और एक दो फिर कहा जी CT स्कैन यहाँ भी हम करते हैं। CT स्कैन करने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि हम ऑपरेशन के लिए जाएंगे। तो एंड पे जाके ये हुआ फाइनल कि आपके ब्रेन के ऊपर, हेड के नीचे ब्रेन के ऊपर कोई ब्लीडिंग हुई है। बट वो मुझे पूछे आप कहीं गिरे हैं, मैंने कहा नहीं। कोई चोट लगी है, मैंने कहा नहीं। कहीं किसी से कोई मतलब धक्का लग गया है, मैंने कहा नहीं। तो वो सिम्टम के मुताबिक तो कह रहे थे आपको कुछ नहीं है, लेकिन वो ऊपर वाले का अल्लाह पाक के निज़ाम में अंदर क्या हो रहा है पता नहीं चलता। बाहर की स्किन में आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, आपको नज़र आएगी, आपके पास कुछ इश्यू है, नज़र आएगा। तो अल्लाह का निज़ाम बहुत बड़ा है। तो वो सिम्टम के मुताबिक खुद परेशान कि आप गिरे नहीं हैं, आपको चोट नहीं लगी है, कोई बड़ा आपका कोई धक्का नहीं लगा है, टक्कर नहीं लगी है। तो समझ नहीं आई उनको। तो फाइनली कि वो ब्लीडिंग हुई ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से बाहर की तरफ। अब वो जो ब्लीडिंग थी वो कितना वजन था उसका वो अंदर वाले ही जानते हैं जिन्होंने देखा होगा।
तो वो जो ब्लीडिंग का ब्रेन के ऊपर वजन था, वो जो वेट था ब्लड का, वो ब्रेन को कंप्रेस कर रहा था, दबा रहा था, और उस वजह से उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा था। तो वो जो मूवमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, चलने में स्पेशली, बैठने उठने में नहीं। उन्होंने जब 11 बजे 11 सवा 11 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गए, और साढ़े 12 बजे मुझे उन्होंने एनेस्थीसिया का यहाँ सिस्टम आजकल लेटेस्ट है, वो इंजेक्शन नहीं लगाते, वो मुंह के ऊपर ऑक्सीजन के साथ कुछ जैसा मास्क बना देते हैं, बंदा 1 2 3 4 बंदा बेहोश। तो वो जब मुझे उन्होंने हटाया, वो जो मास्क था, तो सर्जन साहब बड़े अच्छे आदमी थे, अल्लाह उनको अच्छी ज़िंदगी दे। तो उन्होंने पूछा आप किधर है? मैंने कहा जी ऑपरेशन थिएटर में। तो उन्होंने कहा वेरी गुड। तो 12:30 बजे हम लोग नीचे वार्ड में आ गए। तो ये कहने का मकसद है कि उसके बाद 5 दिन तकरीबन रहे हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स गॉड, अल्लाह के पाक का लाख शुक्र, कोई इशू नहीं हुआ और चलना फिरना बहाल हो गया। थोड़ी एक्सरसाइज की उन्होंने कहा जी, फिजियोथेरेपिस्ट आते रहे। तो ये पूरी कहानी में मैं कहता हूँ दुनिया का बेस्ट सिस्टम अगर है हेल्थ का, तो यहाँ पे है। कोई टाइम नहीं लगा, कोई अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, कोई लाइनों में नहीं लगना पड़ा, कोई धक्के नहीं खाने पड़े। और इसमें थोड़ा सा मैं अभी रिसेंटली, चूँकि मेरे कई अजीज़ों से बात हुई, उसने बातों बात निकलती है। मेरा एक भांजा है लाहौर में, उसने उनका एक मतलब सगा चचा, उनके साथ भी इशू था ये, और वो उनको 3 महीने तक MRI का टाइम नहीं मिला, और उनको बेचारे की डेथ हो गई। अल्लाह उनको अगली के रहमत करे। इलाज तो बाद में होना था, MRI का ही टाइम नहीं मिला। और उसी भांजे का मेरा एक और दोस्त, भांजे का दोस्त, उसके फादर की रिसेंटली डेथ हुई है, उनके साथ भी यही मसला था। उसकी भी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई या वो टाइम नहीं मिला, तो उसकी फादर की डेथ हो गई। उसके बाद उनको टाइम मिला या रिपोर्ट आई उसकी। तो अल्लाह पाक हमारे सिस्टम पे रहम करे, लेकिन सिस्टम पे भी अल्लाह कहता तुम इंसान को खुद करोगे तो मैं भी रहम करूँगा। तो हमारे माजरत के साथ, या मैं किसी एक हुक्मरान की बात नहीं करूँगा, ये आवे का आवा हमारे मुल्कों में बिगड़ा हुआ है। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, श्रीलंका, बांग्लादेश हो, जो भी गरीब मुल्क हैं, क्योंकि वहाँ के हुक्मरान सेहत पे आप बजट में देखो कितने % वो खर्च करते हैं। टोटल GDP का कितने % खर्च होता है हेल्थ पे, और टोटल GDP का कितने % खर्च होता है तालीम पे, एजुकेशन पे। इनके अपने खर्चे नहीं पूरे होते, अल्ले तल्ले पूरे नहीं होते, अयाशियाँ पूरी नहीं होती। एक वजीर का खर्चा साल का करोड़ों रुपए, प्राइम मिनिस्टर का खर्चा अरबों रुपए, सदर का खर्चा अरबों रुपए, MNA MP का खर्चा साल का अरबों रुपए। तो इनके अपने खर्चे नहीं पूरे होते, इन्होंने पब्लिक पे क्या लगाना? पब्लिक मरती है, मौत अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन हमारे मुल्कों में ये जो सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है, ये बंदे को मार देता है। तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, इस अच्छे सिस्टम में इतना बड़ा मेरा इशू कि दिमागी सबसे बॉडी सारी अहम है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें महसूस होती हैं, कुछ चीज़ें बाहर हैं।
तो जो अंदर के मामलात हैं, और मेरे नज़दीक, मेरे मुताबिक या मेडिकल साइंस के मुताबिक ये ब्रेन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। और ये रब का शुक्र है कि ये ऊपर का मामला था, अंदर नहीं था। तो ये अगर टाइटल इसको दे मेडिकल साइंस में तो ये इसी की किस्म है ब्रेन हेमरेज की। वो स्टेजेज है यहाँ पे। अगर अल्लाह ना करे, मैं मिसाल किसी अपना जिनके बाद अपने मुल्कों की बात कर रहा हूँ, वहाँ होता तो 3 महीने रिपोर्ट ही नहीं मिलती। रिपोर्ट मिलती थी 6-6 महीने। मैं सुन के हैरान रह गया कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी तक मेरा एक्सपीरियंस अस्पताल, किसी को मिलने गए होंगे, देखने गए होंगे, लेकिन खुद से एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, थैंक्स गॉड। तो अगर अपने मुल्कों में किसी को ऐसा होता है तो वो जो केस बढ़ते बढ़ते तो 3 महीने इंतज़ार तो नहीं करता आपका ब्रेन कि चल तुझे डेट मिलेगी, चल मैं तेरा वेट कर लेता हूँ। तो ये इसको कहते हैं जुल्म का निज़ाम। मौला अली शेर खुदा की हदीस है कि कुफर का निज़ाम पनप सकता है। हम लोग जिनको कहते हैं जी काफिर है, मिसाल यूरोप है, अमेरिका है, ये है, वो है, तो उन्होंने कहा कुफर का निज़ाम पनप सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं पनप सकता। तो अल्लाह जो कि रब्बुल आलमीन है, पूरे आलम का रब है, उसने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों का रब हूँ, मैं ईसाई का रब हूँ, मैं हिंदू का रब हूँ, मैं सिख का रब हूँ, मैं यहूदी का रब हूँ। उसने कहा रब्बुल आलमीन। जो अरबी नहीं समझता उसके लिए कि पूरा यूनिवर्स, ये नॉट इन दिस वर्ल्ड, नॉट ओनली दिस वर्ल्ड, यूनिवर्स को कहते हैं आलम। आलम में दुनिया भी है, आलम में सियारे भी हैं, आलम में समंदर भी है, पहाड़ भी हैं, जिन्नात भी हैं। तो ये रब्बुल आलमीन ने कहा, उसने तफरीक नहीं की। तो इसीलिए मौलाना ने कहा कि जुल्म का निज़ाम तबाह हो जाता है अल्टीमेटली। हमारे माशरे तबाह है, ना किसी की इज्जत महफूज है, ना किसी की पैसा घर महफूज है, ना किसी को सेहत की सहूलत है। अब एक अमीर आदमी तो प्राइवेट अस्पताल में लाखों रुपए लगा सकता है, गरीब आदमी नहीं लगा सकता। और ये स्टेट की जिम्मेदारी है। जो अच्छे मुल्क हैं वहाँ पे स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन। गरीब की, अमीर की, स्टेट हेल्थ की जिम्मेदार स्टेट है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदार स्टेट है, उसके इज्जत की जिम्मेदार स्टेट है, उसकी तालीम की जिम्मेदार स्टेट है, कोई मुल्क हो। लेकिन ये हमारे खबीस हुक्मरान XYZ अभी तक जो है, जो भी रहे, ना तालीम पे 2% तालीम, 3%, ये मजाक है। दुनिया में अगर देखें 2-3% तालीम है, 4% टोटल GDP का लगाते हैं, तो मजाक। ऐसे ही हेल्थ पे, सिक्योरिटी पे, अच्छा अपने लिए सिक्योरिटी रखते हैं, एक वजीर 50 गार्ड, प्राइम मिनिस्टर 500 गार्ड, उसके अगर मुख्तलिफ शहरों में घर हैं वहाँ भी 500 गार्ड, उनके बच्चों के गार्ड। स्टेट को ये क्या देंगे? तो अल्लाह हमारे मुल्क में रहम करे। इस दुआ के साथ अल्लाह सबको सलामत रखे। और मैंने अपना एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल, तो मैंने चाहा कि आपको बताऊं ज़रूर कि अच्छे मुल्कों में, अच्छे माशरों में, और जिन हुक्मरानों के दिल में खुदा का खौफ है, खुदा से डरते हैं, वो क्या करते हैं। खाना इतना ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा अच्छा खाना था। डेली वैरायटी, लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट और बदल बदल, सफाई सुथराई ज़बरदस्त। और आप हैरान हो गए, मुझे फीमेल नर्सें नहलाती थी। यानी हमारे मुल्कों में मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा। फीमेल नर्सें मुझे डेली नहलाती थी, डेली कपड़े चेंज होते थे, डेली बेडशीट चेंज होती थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
और जो रूम था मेरा, वो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्कों में वो 5 स्टार होटल का स्टैंडर्ड था। तो अल्लाह करे, इस दुआ के साथ मैं ख़त्म करता हूँ, हमारे मुल्कों में ऐसा हो जाए। लेकिन अल्लाह कहता, बंदे तू खुद करेगा कुछ, खुद से कुछ करेगा तो मैं भी तेरी हेल्प करूँगा। तो हमारा दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। और मैं थोड़ा सा आपको अपनी ये ऑपरेशन भी दिखा दूँ। ये इस तरफ 2 ड्रिल की, इस तरफ 2 ड्रिल की। ओके, अस्सलाम वालेकुम।